नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का जीआरएफ एज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पीवाईक्यू की एक सीरीज चली हुई है जिसकी आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कॉमर्स के पीवाईक्यू। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर पीवाईक्यू की क्लासेस हर रोज आती है। हर शाम 6 बजे क्लास चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। 6 PM पर अपलोड हो जाती है क्लास चैनल पर। ओके, आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी और आपकी प्रेपरेशन को ये एकदम बूस्ट कर देगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इजी है, मुझे लगता है बहुत इजी है। देखते ही आपके मुंह पे स्माइल आई होगी क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सिंपली हमसे मीनिंग पूछा गया, द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो चलो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एंटिटीज और साइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई एंटिटी, कोई फर्म है या फिर, तो वो इफेक्ट कर रही है ए को। ये कहने वाला है कि इसकी परफॉर्मेंस को ये एंटिटी क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मीनिंग है। और सेकंड क्या है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो है। जो सेकंड है वो बोलता है कि फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन और साइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेम बात ये कह रहा है, लेकिन इसका जो एरिया है ये वाइड एरिया को कवर कर रहा है। इसमें फोर्सेस आ गई। फोर्सेस हमारी कोई भी हो सकते हैं, हमारे कंपिटिटर हो सकते हैं, हमारी पॉलिसीज हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब कि बहुत सारी फोर्सेस होती है। पॉलिटिकल्स हो गया, कुछ लीगली हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशली हो गया, वो सारी फोर्सेस और कुछ इंस्टीट्यूशन हो गए जो भी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बी ऑप्शन है। ये हमें लग रहा है अगर हम ए और बी में कंपैरिजन करें तो हमें बी एक ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। तो अब हम सी पर जाते हैं। तो सी बोलता है द फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बात ही खत्म कर दी। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी है फोर्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ये भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मार्केटिंग से संबंधित है। ये बोलते हैं कि इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर व्हाट कंस्टिट्यूट्स द मार्केटिंग स्टिमुली। फिलिप कोटलर का कौन सा, इनमें से फिलिप कोटलर के हमें मॉडल को पहचानना है। देखो सबसे पहले इसमें कंज्यूमर की मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दिया है फिलिप कोटलर ने, जो कि मार्केटिंग स्टिमुली के साथ कंस्टिट्यूट्स है। तो ऑप्शन हम देखते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये मॉडल है नहीं, ये मॉडल नहीं है जो फिलिप कोटलर ने दिया है, ना ही कोई अन्य प्रकार का मॉडल है। तो अगर हम बी जाते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये मॉडल है। 4 P's हो गए हमारे, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और सी है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। ये भी मॉडल फिलिप कोटलर ने नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी। जैसे ही हमारे मन में आता है फिलिप कोटलर का नाम, तो 4 P's कहीं ना कहीं फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम ओनली 4 P's की बात करें तो ये जॉर्ज मैकर्थी ने दी हुई है। जो फिलिप कोटलर ने है, इन्होंने 7 P's एक साथ दी हैं, जिसमें जो है प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। वो वाले पीस इस जो फिलिप कोटलर ने दिए हैं। लेकिन हम जब भी आंसर कर रहे हैं हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें आंसर देना होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है रिग्रेशन एनालाइज से। तो रिग्रेशन एनालाइज हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग और डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये बोलता है कि दो वेरिएबल अगर हमें पता है कि रिग्रेशन एनालाइज में दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है वो किस तरह का होता है? क्या वो मीनिंगफुल होता है, फंक्शनल होता है, कॉर्डियल होता है या कोफिशिएंट? तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो फंक्शनल रिलेशन होता है। रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को बताया जाता है, साथ साथ ही इसके इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट को भी बताया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट्स को। ये डिफरेंस है हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन में। कोरिलेशन में ओनली हम संबंधी बताते हैं कि हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, लेकिन रिग्रेशन एनालाइज में भी बताया जाता है कि कौन और क्या कॉज है और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। ये क्वेश्चन है बैंकिंग से। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज CRAR इन बिजनेस एंड बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन है CRAR। तो ऑप्शन एक है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। क्या CRAR कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो है? क्या बी ऑप्शन क्रेडिट टू रिस्क एसेट रेशो है? या फिर ऑप्शन 3 क्रेडिट टू रिस्क असेसमेंट रेशो? या फिर ऑप्शन 4 कैपिटल टू रिस्क असेसमेंट रेट? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो है इसको CAR रेशो भी कहा जाता है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो हमें क्या बताता है? ये एक प्रकार का रिलेशन या फिर हम कह सकते हैं कंपैरिजन प्रोवाइड करता है कि एक बैंक के पास कितनी कैपिटल है। मतलब ये बताता है हमारे कंपैरिजन बिटवीन बैंक के पास जो भी कैपिटल है बैंक कैपिटल, और बताता है रिस्क के साथ कि बैंक के पास कैपिटल कितनी है और बैंक को रिस्क कितना है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन करता है CAR रेशो। ये एक क्विक आइडिया प्रोवाइड करता है, ये हमें बताता है कि हाँ बैंक के पास इनफ फंड है, इनफ फंड है कि वो अपने लॉसेस को पूरा कर सके और वो रिमेन क्या रह सके, सॉल्वेंट। अगर बैंक के पास इनफ फंड है अपने लॉस को पूरा करने के लिए तो बैंक सॉल्वेंट ही बना रहेगा, तो वो इनसॉल्वेंट नहीं होगा। मेन पर्पस जो है CAR को बनाने का यही है कि अगर फ्यूचर में बैंक को लॉस हो जाता है तो वो CAR रेशो से पूरा कर सके ताकि बैंक इनसॉल्वेंट ना हो। इसी के लिए RBI ने नॉर्म दिए हुए हैं, RBI ने नॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी हमारे शेड्यूल्स बैंक हैं, शेड्यूल्स बैंक है और पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है उनको बताया गया है कि आपको 9% CAR रेशो रखना है, और पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक है उनको बताया गया है कि आपको 12% CAR रेशो रखना ही है ताकि फ्यूचर में अगर लॉस होए तो उसको हम पूरा कर सके। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉस को ऑब्जर्व किया जा सके, बैंक की साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके और एक बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी लाई जा सके। आई होप आपको CAR रेशो समझ आ गया होगा। अगर CRAR की जगह कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, CAR रेशो से पूछा जा सकता है, तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज shown as a liability in the balance sheet due to dash in accounting। ये बोलता है कि जो ऑनर की
कैपिटल है, जैसे कि एक ऑनर है अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में पैसे डालता है, कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करता है, तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह दिखाया जाता है। तो किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऐसा किया जाता है? तो ये इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि जो ऑनर है और जो कंपनी, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो इसका आंसर सिंपल है। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें सीधा बताता है कि जो हमारी कंपनी लंबे समय तक चलती रहेगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो भी कॉस्ट होगी, जो भी हम मशीनरी परचेज करेंगे, उसकी हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस पर ही एंट्री करेंगे। जैसे कि अगर हमने 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी थी 10 लाख की, तो अगर हमें 10 साल बाद भी उसकी एंट्री करनी है तो हिस्टोरिकल प्राइस पर ही करेंगे, 10 लाख से ही करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की हर एक ट्रांजेक्शन को, उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिया जाएगा जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, इस प्रश्न यहाँ पर गलत ये टाइपिंग हुई होगी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया कि सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली पार्शनेट अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली। ये बोलता है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि बांटा गया है एक फैमिली के मेंबर, पूरे फैमिली के मेंबर्स में प्रॉपर्टी को बांटा गया। द जो भी इनकम ड्रिव्ड फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज रिसीव्ड बाय द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर विल बी टैक्सेबल। ये बोलता है कि इसमें से जो भी एक व्यक्ति है फैमिली का, उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दिया पूरे फैमिली मेंबर के ऊपर। अब जो इस प्रॉपर्टी से जो भी हमें इनकम प्रोवाइड हो रही है, उसको कहाँ टैक्सेबल करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये ट्रांसफर की हुई है ये सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि ये व्यक्ति ट्रांसफर, इसने पूरे मेंबर को वही अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब बोलते हैं कि जो जिसने ट्रांसफर की है उसकी स्पाउस को भी तो इनकम मिली होगी, उसका स्पाउस भी तो फैमिली में मेंबर है और इसको इनकम जनरेट होगी, तब ये टैक्सेबल कौन होगा, किसके हैंड पर टैक्सेबल होगी ये इनकम जो जनरेट हुई है। तो आपको हमेशा एक याद रखना है सेक्शन 60 के अंतर्गत। चलो पहले इनको ही पढ़ लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है एज द इनकम ऑफ कर्ता जी, क्यों जो भी एचयूएफ का कर्ता होगा वही क्या करेगा, इसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर टैक्स देगा। और ऑप्शन बी बोल रहा है एज द इनकम ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जैसा इसमें बताया गया है कि जो जिसने ट्रांसफर की है उसके स्पाउस की इनकम, जिसके स्पाउस की इनकम पर ही टैक्सेबल होगा, वो स्पाउस की इनकम पर ही वही इसके लिए टैक्स पे करेगा। और ऑप्शन 3 बोलता है एज द इनकम ऑफ एचयूएफ। ऑप्शन डी बोलता है एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर मेंबर्स। तो सेक्शन 60 क्या कहती है हमारी इनकम टैक्स की, कि जो भी व्यक्ति ट्रांसफर करता है, जैसे कि ए है, इसने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी बी सी डी को, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, और अपनी स्पाउस को जो ई हो सकता है, तो इससे जितनी भी इनकम आएगी उसको क्लब्ड किया जाएगा ए के ही इनकम में और वही इसके लिए टैक्स देगा। मतलब कि हमेशा ट्रांसफरर ही इसके लिए टैक्स पेबल करेगा, इनकी इनकम को इसके साथ ही क्लब्ड किया जाएगा। लेकिन इन द केस अगर ए ने बी को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, लेकिन बी ने यहाँ पर सी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ यहाँ पर इनकम अराइज होगी, तो ये इनकम को ए के साथ क्लब नहीं किया जाएगा, ना ही इसके लिए वो टैक्स देगा, तो ये इनकम बी के साथ क्लब की जाएगी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग और सेक्शन 80C, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इन सारे टॉपिकों को आपके पढ़कर जाना है। जैसे टीडीएस हो गया, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक पर अच्छी तरह से कमांड हासिल करके ही एग्जाम में जाना। और हाँ, इसका आंसर आ गया डी एज द इनकम ऑफ ट्रांसफरर मेंबर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, डिमांड फॉर फर्नीचर इज बल्कि जो फर्नीचर की अगर डिमांड की करते हैं तो वो किस तरह की डिमांड है, क्या वो कंज्यूमर डिमांड है, ड्यूरेबल डिमांड है, या फिर प्रोड्यूसर डिमांड है, या फिर ए और बी बोथ। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका आंसर है बोथ, ए और बी, इसका ऑप्शन है डी। तो
अब इसको समझ सकते हैं, जो कंज्यूमर डिमांड होती है, जो फर्नीचर होता है वो कंज्यूमर के टेस्ट, उसके प्राइस के अनुसार पर, रेंज के अनुसार पर, प्रेफरेंस के अनुसार ही कोई भी फर्नीचर बनाया जाता है। जैसे आजकल तो कई सारा फर्नीचर कस्टमाइज कर दिया जाता है, तो ये तो कंज्यूमर डिमांड भी होगी। लेकिन ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि फर्नीचर ड्यूरेबल है। ये सब्जी थोड़ी है कि मैंने आज ली कल तक सड़ जाएगी, मुझे फेंकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। मैंने आज फर्नीचर लेगा, कम से कम 1 साल तक तो मैं इसको यूज ही करूंगी अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, राइट। अगर मैं कोई भी घर का फर्नीचर ले लेती हूँ, किसी प्रकार का फर्नीचर ले रही हूँ, मैं तो तब तक यूज करूंगी जब तक वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए। जो हर एक फर्नीचर की अलग अलग ड्यूरेबिलिटी होती है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर से ज्यादा ही होती है फर्नीचर की। तो इसलिए इसका आंसर आता है डी और ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कुछ नहीं है, सिंपल पूछा गया कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है इनमें से कौन है जो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। इसका आंसर तो आप शायद आंखें बंद करके ही दे दोगे। तो सबसे फर्स्ट प्लानिंग, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग। हमें पता है कि सेंट्रलाइजेशन इसका फंक्शन नहीं है, तो आंसर हो गया बी। फंक्शन क्या होते हैं? 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो PYQ का ये सीरीज ये आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वीक हम अपने जितने भी हमारे बेसिक है उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो बिल्कुल ईजी हैं। हम ईजी से मॉडरेट और मॉडरेट से डिफिकल्ट तक जाएंगे, इसलिए आप इससे मुझे लगता है कि आपका बेस अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स से। ये बोलता है कि विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सी अमेंडमेंट है जिसने इंट्रोड्यूस किया GST? तो क्या अमेंडमेंट 96, 101, 102 एंड 97? तो ये अमेंडमेंट है 101। तो GST काउंसिल के द्वारा ये अमेंडमेंट, GST काउंसिल के द्वारा ये अमेंडमेंट की गई है। तो अगर हम बात करें तो GST काउंसिल की अमेंडमेंट है 101। अगर हम करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल है आर्टिकल 279A। और ये जो अमेंडमेंट है ये है एक्ट 2016 की अमेंडमेंट एक्ट 2016 की अमेंडमेंट 101 है। अब यहाँ पर जो चेयर, जो ये भी हमारी GST काउंसिल है, इसको चेयर किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जो रेट्स है, जैसे मैं अगर ऊपर ऊपर से बताऊं, हमें पता है GST में रेट्स है 5% है, 5% है, 12, 18 एंड 28% है। ओके, और जैसे हमें पता है कि GST हमारा स्टेट GST होता है, ये तो मैंने सेंट्रल लिख लिया, सॉरी, और स्टेट GST और एक हमारा इंटीग्रेटेड GST जो कि इन दोनों का कॉम्बो होता है जहां पर दोनों की पावर यूज की जाती है। तो GST भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा टॉपिक चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 31 पर। ये बोलता है डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन आर द स्टेजेस ऑफ। ये तो क्वेश्चन ये बोलता है कि पहले डेवलपमेंट हम करते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ता है और ग्रोथ से मैच्योरिटी और मैच्योरिटी स्टेबिलिटी। जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पर ग्रोथ आ गई, ये हो गई मेरी मैच्योरिटी। और यहाँ पर क्या बोलता है कि मैच्योरिटी हो गई और मैच्योरिटी से धीरे धीरे अब मेरा डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारा, तो यही हमसे पूछा गया है कि ये किस किस स्टेजेस है। तो सबसे पहले क्या ये CEO की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की,
स्टेजेस है, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। जैसे हमें पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की तो स्टेजेस नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल ईमेल, जितने भी ऑनलाइन हमारे पास रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाती हूँ। जैसे अगर आप गूगल पर जाते हो, जो कि एक सर्च इंजन है, वहाँ पर आप अगर आप मनाली घूमना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि बेस्ट होटल इन मनाली, तो एक लिस्ट आ जाती है। तो लिस्ट में क्या होती है, कुछ होटल पहले आते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट पहले, सेकंड, थर्ड, तो क्यों रैंक करती है, कोई साइट पहले आ जाती है, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह। ये एक प्रकार का साइंस होता है जिसके द्वारा हम इम्प्रूव करते हैं साइट की विजिबिलिटी को, ताकि अगर लोग किसी भी चीज़ के लिए सर्च करें तो मेरी वेबसाइट सबसे पहले आए सर्च इंजन पर। ऐसा ही हम ज़्यादातर इसमें आता है, यूट्यूब में देखते हैं, कोई भी एक वीडियो आप कर देते हो सर्च और सबसे ऊपर आती है, फिर नीचे। वीडियो तो एक ही कंटेंट के ऊपर है, फिर भी उनमें रैंक होता है, कोई ऊपर कोई नीचे क्यों आती है, तो ये आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। और थर्ड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। बीच बीच में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो आई एम सॉरी, आप कमेंट करके मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो इंसान ही करता है। ओके, तो 32 बोलता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डैश डैश एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑन ईबीटी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या मेजर करता है, इफेक्ट चेंज इन डैश डैश एंड ऑपरेटिंग साइकिल कैपेसिटी ऑन ईबीटी। तो क्या डेट कैपिटल होती है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या सेल, या रेवेन्यू। तो इसका आंसर उतना ही सिंपल है जितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सेल। हम हमेशा जानते हैं कि हम ऑपरेटिंग लिवरेज जब भी निकालते हैं तो उसकी डिग्री को भी हमें निकालना है, तो भी आता है चेंज, परसेंटेज चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट। इसका फॉर्मूला भी ऐसा है। तो भी ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर किया जा सकता है। हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल में कितना इफेक्ट हुआ, और उसके बाद ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑन ईबीटी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से है, जो कि बहुत इजी है। कल हमने क्वेश्चन स्वॉट से देखा था और आज भी स्वॉट से ही क्वेश्चन है, एक ही पेपर है, और इसमें हमने स्वॉट और जो बिजनेस एनवायरनमेंट से 3 या 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और टेक्स्ट से भी 5 या 6 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। जैसे कल भी हमने 20 जो क्वेश्चन डिस्कस करिए हैं, और आज भी हम 20 ही क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले था स्वॉट अप्रोच असेस दी एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वॉट से सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ स्वॉट का अर्थ क्या होता है। तो स्वॉट का मीनिंग एस फॉर साइन, डब्ल्यू फॉर वॉरीज, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, टी फॉर टेक्निक्स है, या फिर एस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, या फिर स्टडीज, वर्क फ्लो, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रायल है, स्पीड है, वांट्स है, ऑर्डर है, टाइमिंग। तो इसका आंसर बिल्कुल इजी है। हमें पता है कि स्वॉट हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है, जिसमें कि जो हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो रिलेटेड होते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से, और जो हमारा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से संबंधित। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स से। बोलता है कि इफ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। बोलता है कि हमारा वेरिएंस है 144, तो बताओ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वेरिएंस। अगर हमारा ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएंस, तो इसका सिंपल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर लिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। तो 144 ये बोल रहा है कि 144 क्या है हमारा स्टैंडर्ड
वेरियांस है, 144 स्टैंडर्ड वेरियांस है। और बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो वेरियांस हमारा ये होता है स्क्वायर रूट्स। तो अगर हमारा तो ये कितने का रूट है, तो 12 का ये हो गया, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 12 हो गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया, इसका आंसर है 12। अब नेक्स्ट जाते हैं 35 पर। जो 35 क्वेश्चन है ये है हमारे बेसल पर। ये बोलते हैं व्हाई आर बेसल नॉर्म टू बी फॉलोड बाय कमर्शियल बैंक, कि आखिर क्यों बेसल नॉर्म को बैंकिंग के द्वारा फॉलो किया जाता है, इसका क्या कारण है कि बैंक बेसल नॉर्म को फॉलो करती है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग ऑन बोनस पेमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस पेमेंट टू बैंक एग्जीक्यूटिव, इसके लिए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या फिर एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर नन ऑफ एबव। तो हमें पता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही बेसल नॉर्म बनाए गए हैं और इसी के लिए रिस्क को मैनेज करने के लिए ही बेसल नॉर्म को बनाया गया है। जो बेसल नॉर्म है इसको इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन ने इशू किया है, उन्होंने एक बेसल कमेटी दी है जो बेसल नॉर्म को बनाता है। जो बेसल कमेटी है वो कमेटी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो हुई है 1974 में। मेन ये बैंक के सुपरविजन के लिए बेसल को बनाया गया ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सकें, और मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है। और इसकी जो फुल फॉर्म है बेसल की है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अगर आपको चाहते हैं कि बेसल नॉर्म पढ़ना है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको डिटेल में बताऊं तो 1 आवर लग जाएगा बेसल नॉर्म को समझने में। मैं इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड ही इसका बता रही हूँ। अगर आपको चाहते हैं कि बेसल नॉर्म आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो बेसल नॉर्म को आपको पढ़ के जाना है। ये बेसल नॉर्म कितने हैं, शायद 3 बेसल नॉर्म आज तक आ गए हैं, 3 टाइप के बेसल नॉर्म, और अलग अलग, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल स्टेजेस के थ्रू, और हर बेसल नॉर्म में थोड़ा क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो 3 टाइप के बेसल नॉर्म है जो कि आज तक बने हुए हैं, तो उन सब को आपको पढ़ के जाना है। ओके, यहाँ पर मुझे सुपरविजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। तो इसका आंसर हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है कि ईटीडीएस रिटर्न इज टू बी फिल्ड अंडर डैश डैश ऑफ द इनकम टैक्स सेक्शन। सिंपल सी ईटीडीएस कौन जाता है, जिसको भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अपना टैक्स भरना है, उसे ऑनलाइन जाना है, तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत कोई भी एसएससी ऑनलाइन फिल कर सकता है अपनी रिटर्न को। तो इसका आंसर है सेक्शन 206, सेक्शन 206 के अंतर्गत ईटीडीएस भरा जा सकता है। और जो सेक्शन 203 है इसके अंदर ईटीडीएस रिटर्न शुड बी फिल्ड अंडर सेक्शन। ओके, और जो सेक्शन 203 है वो डिडक्शन टीडीएस फ्रॉम द सैलरी पे टू देयर एम्प्लॉय। जो भी टीडीएस भरा जाएगा सैलरी का, यहाँ पर सेक्शन 203 के अंतर्गत, और ये भरा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस जमा करवाता है। ओके, सिंपल है। तो जो इसमें जो सेक्शन आ जाती है हमारी, एक हमारी सेक्शन है 206C। ये सप्लायर के द्वारा, ये हमेशा सप्लायर या फिर सेलर के, सेलर राइट वर्ड है, सेलर के द्वारा भरा जाता है यदि उनके पास जो पेमेंट वो रिसीव करते हैं 50 लाख से ज़्यादा, वो 50 लाख से ज़्यादा एक बार पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उनको सेक्शन 205 के अंतर्गत अपना टीडीएस फाइल करना होता है। ओके, तो इसका क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन 37 पर जाते हैं। ये बोलते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ गया। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट डिमांड लाइन इज।
तो अगर हमारा मिड पॉइंट एक स्ट्रेट डिमांड लाइन, चलो हम इसे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या रहती है, तो बोलते हैं क्या 0 रहती है, इक्वल टू 1 या फिर मोर देन 1 तो लेस देन 1। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी रहती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर बोलते हैं कि अगर मिड पॉइंट से बिलो, ये मिड पॉइंट है और यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या रहती है, इलास्टिसिटी लेस देन 1, एक हमारे पास लेस देन 1 होती है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर क्या चाहती है फर्म चाहती है कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो और रेवेन्यू बढ़े, प्राइस इंक्रीज हो और रेवेन्यू भी बढ़े। सिंपल है, जब हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो मैक्सिमम ये यहाँ पर कौन गुड्स आती है जो इनइलास्टिक होती है, जिनका अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। इसलिए अगर प्राइस बढ़ेगा तो सेल ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी, इससे रेवेन्यू हमारा ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन यदि मिड पॉइंट से ज़्यादा है इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी होगी, अगर एबव है तो इलास्टिसिटी होगी मोर देन 1। तो इस स्टेज पर क्या होगी, कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम होगी, कीमतें कम होगी तो मांग ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर चाहती है फर्म प्राइस जो है डिक्रीज हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए, प्राइस हमारा डिक्रीज हो जाए और रेवेन्यू हमारा बढ़ जाए। तो ये सिंपल है, अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो भी हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा और डिमांड तब होगी अगर हमारे प्राइस कम होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये बताइए, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप इफिशिएंटली एम्प्लॉय रिसोर्स इज कॉल्ड। ये बोलता है कि प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस बताओ जो डिजाइनिंग मेंटेनिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसी एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है जहां पर इंडिविजुअल वर्क करते हैं ग्रुप पर और एफिशिएंटली एम्प्लॉय रिसोर्स, एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको गुड वर्किंग रिलेशन कहा जाएगा। कि यहाँ पर गुड वर्किंग रिलेशन होता है जब हम मिल बांट के काम करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट या सुपीरियर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं और हम वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमारा मोरल ज़्यादा होता है। लेकिन ये बोलता है प्रोसेस ऑफ, जहाँ पर हम डिज़ाइन भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, राइट। और उसके बाद मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले कहीं ना कहीं डिज़ाइन हमारा ऐसा प्लानिंग करते हैं, फिर उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअल ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और इफिशिएंटली हम एम्प्लॉय रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मैनेजमेंट। इंडिविजुअल सिस्टम भी रॉन्ग है और मेंटेनेंस भी रॉन्ग है, मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही रॉन्ग है इसमें। तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी से संबंधित। जीएसटी से 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पर आगे हैं। कल और आज को अगर देखिए, एक क्वेश्चन जीएसटी से पहले आ गया और एक ये है जीएसटी। ये बोलता है कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। जीएसटी की साइलेंट फीचर बताओ। तो फर्स्ट है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो आपको हमेशा याद रखना है, जीएसटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, आपको ये याद रखना है। ऑन द सेल ऑफ गुड और प्रोविजन सर्विस पर ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये इसकी एक साइलेंट फीचर नहीं है। और हम ऑप्शन बी को देखते हैं, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यस, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विस को तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। थर्ड है, जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन। ये भी इसकी एक फीचर है कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। और फोर्थ क्या कहते हैं कि जीएसटी इज लिव्ड एज द रेट डिसाइड बाय जीएसटी काउंसिल। और अब हमें क्वेश्चन देखना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा बी। जो जीएसटी काउंसिल है, हमें पता है कि जो जीएसटी के रेट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, नॉट ये उनके द्वारा लगाए जाते हैं, ना कि हमारे जो काउंसिल के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। हमेशा जो 1/3 वोटिंग पावर है वो सेंटर के पास रहती है
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो 1/3 वोटिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन और जो 2/3 है वो रहती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन बी। देखते हैं भला, हमारा आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अपने क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पर, क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर जाते हैं। ये बोलता है कि मिस्टर जगदीश एन एम्प्लॉय instruct his employer that he is not interested in receiving the salary for April 2019 and the same might be denoted to a charitable institution. Taxation of such amount in the hand of Mr. Jagdish will be. Mr. Jagdish बोलता है भला ही बड़ा ही भला मानुस है कि अप्रैल 2019 में मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि वो सारी सैलरी डोनेट की जाए चैरिटेबल इंटरेस्ट पर। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि अब जो किसके हैंड पर ये जो अमाउंट है उसकी सैलरी का जो है टैक्सेबल होगा, तो ये है नॉट टैक्सेबल। क्या ऐसा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा? क्या टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, या फिर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजी बीपी, या फिर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ये हो गया, मतलब कि जितना भी हमारा प्रोफेशनल गेन है, बिजनेस प्रॉफिट हो गया। तो ये सिंपल है, जैसे कि मिस्टर जगदीश ने क्या बोला अपने एम्प्लॉय कि मुझे अपनी सैलरी नहीं चाहिए, मेरी सैलरी को आप डोनेट कर दो, लेकिन ये इसको भी टैक्स होगा, लेकिन ये टैक्स हम सैलरी पर लेंगे। गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर तो आपको सैलरी दे रहा है, अगर आप अपनी सैलरी को कहीं चैरिटेबल कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में टैक्स अंडर होगा सैलरी के अंतर्गत। इसमें आपको क्या मिलेगी? आपको सैलरी हेड के अंतर्गत जाकर आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर जो भी कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन होगी तभी मैं आपके लिए कुछ अलग और शायद इसको थोड़ा अपग्रेड कर सकती हूँ अपने कंटेंट को। आप लाइक कर सकते हैं, इससे मेरा मोराल बढ़ जाएगा, क्योंकि तभी मोटिवेशन आएगा और मैं और वीडियो बना पाऊंगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हर शाम 6 बजे इस चैनल पर PYQ से संबंधित क्लास अपलोड हो जाती है, आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर इज नॉट जस्ट केयरिंग, ये भी बताता है कि आप कितने हम्बल हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम कल मिलेंगे शाम 6 बजे।